हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको 3-4 क्लास पढ़ा दी हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं नई सीरीज से, वो बात करेंगे हम समाज, समुदाय और सामाजिकरण। यानी जब हम सीटेट के एग्जाम में बैठते हैं तो इस वाले चैप्टर से कंपलसरी आपको, यानी ये वाला जो 3 बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये समझ लीजिए इस वाले चैप्टर से सीटेट की हर शिफ्ट में आपको 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर आपके पक्के हैं। अब 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन कम नहीं आएंगे। अब इसमें हमें समझना क्या है कि समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपसे सामाजिकरण पूछा जाता है कि सामाजिकरण किसे कहते हैं और सामाजिकरण के साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम समाज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समाज पढ़ेंगे कि समाज किसे कहते हैं। तो थोड़ा यहां पर समझेंगे। देखो, दो या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें रहने वाले व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि समाज किसे कहते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि समाज किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। लेकिन जो समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं, उनमें विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। और मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखाई है कि यहाँ पर जो ये मैंने आपको लिखाई है सामाजिक अंतःक्रिया। अब सामाजिक अंतःक्रिया का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो आपको सीधे सिंपल ये बता देना है, विचारों का आदान प्रदान। जब तक उन जो व्यक्ति रह रहे हैं, उन व्यक्तियों में जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक वो समाज नहीं कहलाएगा। और जब तक उनमें सोशल इंटरेक्शन नहीं कहलाएगा, यानी सामाजिक अंतर्क्रिया कहलाएगी नहीं। क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति 2 से अधिक होंगे। जब 2 से अधिक होंगे तो उनमें विचारों का आदान प्रदान होगा। जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो वो समाज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझने वाली बात है कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो भावना होती है वो किसकी पाई जाती है। तो आपको यहां पर बता देना है कि इसमें जो भावना पाई जाती है, मैं की भावना पाई जाती है। यानी समाज में जितने भी लोग रहेंगे उन सब में ईगो वाली भावना पाई जाएगी। अगर बात हम यहां पर करें कि मान लीजिए ये एक समाज है, ये समाज है। अब इस समाज में ये बहुत सारे लोग ये रह रहे हैं, ये इतने सारे लोग रह रहे हैं। अब इन सारे लोगों में सामाजिक अंतःक्रिया तो होगी, लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे ये वाली बात बोलूं कि इस समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनमें से सरपंच किसको बनाया जाए, सरपंच किसको बनाया जाए जो समाज को डील कर सकता है, तो सारे के सारे जितने भी व्यक्ति रह रहे हो वो सारे के सारे ये कहेंगे मुझे बनाओ, कि मुझे बनाओ, कि मुझे बनाओ, कि मुझे बनाओ। क्योंकि इसमें भावना किसकी पाई जा रही है? मैं की भावना पाई जा रही है। और दोस्त, यहां पर आपको समझने वाली बात ये रहेगी कि अगर वो ये आपसे पूछे कि समाज में किसकी भावना पाई जाती है, तो आपको बता देना मैं की भावना पाई जाती है। क्योंकि यहां पर जितने भी लोग रहेंगे उन सब लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य सबका अलग अलग होगा।
लेकिन विचारों का आदान प्रदान जरूर होगा, और जहां पर विचारों का आदान प्रदान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। और समाज का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है सामाजिक अंतःक्रिया का होना। ये वाली बात क्लियर होगी। देखो अब एक डेफिनेशन आती है, आपने देखा होगा कि मैकआइवर एंड पेज ने, आपने सुना होगा मैकआइवर एवं पेज, ये दो हैं। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी जब तक किसी न किसी व्यक्ति में एक दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं जुड़ेंगे तब तक समाज सामाजिक संबंधों का जाल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, जॉन डीवी। अब जॉन डीवी की बात करेंगे तो जॉन डीवी आपको सीटेट में एक क्वेश्चन कंपलसरी देके जाएगा। पहली बात तो ये देखते हैं कि जॉन डीवी ने क्या बोला था, तो इनकी बुक है, उनकी बुक को देख लेते हैं। इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इस डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में इन्होंने बोला था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। यानी जो हमारा समाज है उसके व्यक्ति कहां पर तैयार किए जाते हैं, विद्यालय में तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से विद्यालय को समाज का छोटा रूप माना जाता है, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हमें एक अच्छे विद्यालय का निर्माण करना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखकर जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में बताया कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। लेकिन यहां पर अगर जॉन डीवी की बात करते हैं दोस्तों, तो दो चीज और आपको याद रखनी है। एक तो इनको प्रगतिशील शिक्षा का जनक बोला जाता है, और दूसरा इनको बाल केंद्र शिक्षा का जनक बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की पुस्तक कौन सी, तो आपको बता, सॉरी जॉन डीवी की पुस्तक कौन सी, तो आपको बता देना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है। लेकिन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में जॉन डीवी ने क्या बोला, तो आप बता देना विद्यालय समाज का लघु रूप एक परिभाषा दी है जो समाज को परिभाषित किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो जॉन डीवी बता देना है। लेकिन आपसे ये पूछे बाल केंद्र शिक्षा के जनक विश्व में कौन है, बाल केंद्र शिक्षा के अगर ये पूछे विश्व में जनक कौन है, तो आपको बता देना है जॉन डीवी। कौन बताने, जॉन डीवी। लेकिन अगर बाल केंद्र शिक्षा के आपसे ये पूछे भारत में कौन जनक है, तो आपको दोस्तों बता देना है गिज्जू भाई। कौन जनक है, तो आपको बता देना है गिज्जू भाई। ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन सबसे जो मेन बात यहां पर होती है वो दोस्तों होती है समाज के प्रकार, कि समाज कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहां पर बताना है समाज के प्रकार। अब जो समाज हमारा कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे मृत समाज, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जीवित समाज। दूसरा कौन सा पढ़ना है, जीवित समाज पढ़ना। अब यहां पर आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि मृत समाज किसे कहते हैं, यानी वो लोग जो मरने वाले मरे हुए व्यक्ति लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। जीवित समाज कौन सा, जिसमें जीवित लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। और आपसे मृत समाज का क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। अब आपको यहां पर मृत समाज को मैं एक तरह से बंद समाज भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं,
बंद समाज बोल सकता हूं। अब मृत समाज क्या होता है दोस्तों, आपको यह समझ में आना चाहिए। ऐसा समाज जो प्राचीन परंपरा और रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित होता है, यानी पुराने ख्यालों वाला होता है, पुराने मान्यताओं को मानने वाला होता है, वो कौन सा समाज कहलाता है, हमारा मृत समाज या बंद समाज कहलाता है। यानी एक बार आपने जिस समाज में जन्म ले लिया, वो प्राचीन काल वाले रीति रिवाज को मानता हुआ आ रहा है, वो अपने समाज में परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाह रहा, तो आपको लगाना मृत समाज या बंद समाज। अब इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे तो यह पूछा जाता है कि जाति कैसा समूह है, कैसा समाज है, तो आपको बता देना है बंद समाज या मृत समाज। मृत समाज दोस्तों वो समाज कहलाता है जिसमें प्राचीन परंपरा और रूढ़बद्ध धाराओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, कोई नवीन परिवर्तन की बात नहीं करता है। लेकिन आधुनिक समाज जो होता है, जीवित समाज होता है, इसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपको बता देना है परिवर्तनशील समाज यानी आधुनिक समाज। अब आधुनिक का दूसरा नाम होता है प्रगतिशील समाज। दूसरा कौन सा होता है, प्रगतिशील समाज। अब प्रगतिशील समाज क्या होता है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए, ऐसा समाज जो परिस्थिति के अनुसार अपने समाज में परिवर्तन कर लेता है, वो हमारा कौन सा समाज कहलाता है, वो हमारा आधुनिक यानी जीवित समाज कहलाता है। मान लीजिए आप प्राचीन परंपरा रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित थे, जो आप उनको मानते हुए आ रहे हैं, आपके जो मम्मी पापा मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो समाज तो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, वो समाज तो हमें अंधकार में ले जा रहा है। आपने चेंज करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर लिया, तो आप किस समाज में आ गए, जीवित समाज में आ गए, यानी आधुनिक समाज में आ गए, यानी प्रगतिशील समाज में आ गए। लेकिन जब आप प्राचीन परंपरा और रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित होते हैं, आप किसी नवीन परिवर्तन की चाह नहीं रखते, आप अपने समाज में बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते, तो वो कौन सा समाज कहलाता है, मृत समाज या बंद समाज कहलाता है। और सीटेट में कई बार दोस्तों ये वाली बात पूछी गई है कि जो जाति है वो कैसा समूह या समाज है, तो आपको बता देना है बंद या मृत समाज। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और हमें नोट डाल के आपको नोट कर लें, जो आपके सीटेट में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। पहला पूछेगा समाज शास्त्र के जनक कौन है, सोशियोलॉजी। दूसरा आपसे पूछेगा शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो आपसे अगर दोस्तों ये पूछे समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना ऑगस्ट कॉम्टे। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बता देना जॉर्ज पेने। जो आपके सीटेट में 150 में से कहीं पर पूछ सकता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्टे बता देना। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक पूछे तो आप जॉर्ज पेन बता देना। अब इधर आते हैं हम समुदाय की तरफ। अब दूसरे नंबर पर हम हेडिंग डालेंगे समुदाय। देखो समुदाय समझेंगे थोड़ा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को, व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसमें हम की भावना पाई जाती है। देखो समाज और समुदाय में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, सिर्फ एक अर्थ का डिफरेंस है। मैंने यहां पर आपको लिखाया है किसकी भावना पाई जा रही है, हम की भावना पाई जा रही है। किसकी भावना पाई जा रही है, हम की भावना पाई। जबकि मैंने यहां पर आपको ये लिखाया था कि किसकी भावना पाई जा रही है, तो आपको बताना था मैं की भावना पाई जा रही है।
और यहां पर जो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, अगर इस समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं और उस व्यक्ति में मुझे सरपंच बनाने की बात आती है कि मैं सरपंच किसको बनाऊं, तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप लड़ मर के जाएगा कि नहीं मुझे समाज वो सरपंच बनाओ, कि मुझे बनाओ, कि मुझे बनाओ। लेकिन जब समुदाय की बात आएगी तो यहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो होंगे, लेकिन जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारे सारे मिलकर लिया जाएगा। अब इसको भी समझेंगे। यहां पर आपको ये वाली और समझ में आनी है कि समुदाय में जो होता है सभी का समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है। यानी यहां पर समझने वाली बात यह कि यहां पर जितने भी लोग रहेंगे सबका अपना अपना अलग मत होगा, लेकिन समुदाय में जो लोग रहेंगे वो सारे के सारे एक ही उद्देश्य के होंगे। मान लीजिए यहां पर अगर हम इस डायग्राम को देखें, मान लीजिए यहां पर ये वाला डायग्राम और ये समुदाय है, और इस समुदाय में ये जो लोग रह रहे हैं तो इन सब का एक ही उद्देश्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा। अब एक ही उद्देश्य होगा तो यहां पर ये वाली बात जो निर्माण करेगी ये किसका निर्माण करेगी, समुदाय का निर्माण करेगी। और समुदाय का निर्माण करने का मान लेते हैं कि ये जो सारे के सारे हैं जो भी स्टूडेंट रह रहे हैं इसमें वो किसके रह रहे हैं, उनको क्या पास करना है, सीटेट पास करना है। यानी यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका एक उद्देश्य है कि हमें सीटेट पास करना है। अब यहां पर कुछ भी पढ़ा दो जो सीटेट में 5 सब्जेक्ट में से आता हो तो भाई सबका सेम ही उद्देश्य है। अगर मान लीजिए आज मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं और कल मैं छुट्टी पर रहता हूं और सीडीपी की जगह अगर मैथ की क्लास लग जाती है और आपसे पूछा जाए कि सीडीपी वाले सर छुट्टी पर है, मैथ की क्लास लगा दी जाए, तो आप ये कह दो ठीक है सर मैथ लगा दी, हमें तो मैथ भी पढ़ना सीडीपी पढ़नी है। क्योंकि यहां पर सबका उद्देश्य एक ही होता है, वो हमारा समुदाय कहलाता है। और किसकी भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है। लेकिन यहां पर जो उद्देश्य होता है सबका अलग अलग होता है। यानी यहां पर जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य सबका कैसा होता है, सबका जो उद्देश्य होता है यहां पर अलग अलग होता है। वो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि पहले मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो, कि पहले मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो, कि पहले मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो। लेकिन इसमें से सब ये चाहते हैं सबका एक साथ उद्देश्य पूरा हो। अब आपसे ये पूछे कि वो कौन सा है जिसमें मैं की भावना पाई जाती है, तो आपको समाज बता देना है। और जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जिसमें सबका उद्देश्य एक ही होता है, वो हमको बता देना है, समुदाय बता देना है। अगर आपसे ये पूछे कि समाज किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जिसमें सामाजिक अंतर क्रिया होना बहुत जरूरी है। अब जिसमें मैं की भावना पाई जाती है वो हमारा समाज कहलाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे प्रगतिशील शिक्षा और बाल्कन शिक्षा के जनक कौन है, तो आपको जॉन डीवी बता देने हैं। अगर आपसे ये पूछे जॉन डीवी की पुस्तक कौन सी, तो आपको बता देने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसमें उन्होंने ये वाली बात बोली कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। लेकिन आपसे अगर ये पूछे समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना अगस्त कॉम्टे। अगर आपसे ये पूछे शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको बता देना जॉर्ज पाइन। अब आपसे ये पूछेगा समाज कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना 2 प्रकार का, मृत समाज और जीवित समाज। मृत समाज वो समाज कहलाता है जो प्राचीन परंपरा रूढ़िबद्ध धाराओं से ग्रसित होता है, जो किसी नवीन परिवर्तन की चाह नहीं करता है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम की, यानी एग्जाम के अनुसार जाति को हमेशा एक बंद समाज या मृत समाज में रखा जाता है। जीवित समाज वो कहलाता है दोस्तों जो परिवर्तनशील होता है, यानी उसे जो अच्छा लगेगा उसी समाज में परिवर्तन हो जाएगा। यानी आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने टारगेट बना रखा किसी न किसी में लग जाए, जो एग्जाम पहले आता आप उसी की तैयारी में लग जाते हैं। अगर पहले रेलवे का आ रहा है तो रेलवे की कर लीजिए, फिर पुलिस का आ रहा है पुलिस की कर लीजिए, फिर एसएससी कर लीजिए। यानी आप जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहते हैं वो हमारा जीवित समाज कहलाता है। लेकिन मृत समाज जो होता है, जो एक बार आप जिस समाज आगे उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है, मृत समाज कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। अब चलते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम चलेंगे वो सामाजिकरण से चलेंगे कि सामाजिकरण होता क्या है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम सामाजिकरण।
सामाजिकरण से कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा, कंपलसरी 100%। देखो अब समाजकरण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझना है, इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, सोशलाइजेशन बोलते हैं, समझना। देखो समाजकरण होता क्या है, देखो जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालता है या अपने व्यवहार को उस समाज के अनुरूप संचालित करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा समाजकरण कहलाता है। देखो समझने वाली बात यहां पर ये है, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं इसको। समझना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये हमारा पूरा समाज है। अब ये हमारा समाज है, ठीक है। अब ये समाज है तो इस समाज के देखो ये आदर्श है, ये इसका मूल्य है, ये इसके रीति रिवाज हैं, ये इसके परंपरा हैं, ये इसकी संस्कृति है, ये इसके विचार हैं और ये इसके उत्सव हैं, जो भी हैं उसके मानक हैं। ये सारे क्या हैं, ये हैं। अब समझने वाली बात यहां पर ये होगी, अब ये कौन है, ये है हमारे व्यक्ति, यानी आप हैं। अब ये जो समाज है, मान लेते ये जो समाज है, ये समाज है आगरा का। कहां का है, आगरा का है। और आप कहां के हैं, आप हैं अलीगढ़ के। अब मान लीजिए जब आपकी जॉब लग जाती है और जब आप अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर या अलीगढ़ से बाहर रहने के लिए आगरा जाते हैं, तो आगरा जाकर आप अलीगढ़ वाले समाज, ये जो अलीगढ़ का समाज है, इसी समाज को आगरा में ले जाते हैं या आगरा के समाज को अपनाते हैं। आप मान लीजिए अलीगढ़ में रह रहे हैं। अब आप अलीगढ़ में रहेंगे,
अब आप अलीगढ़ में रहते हैं, अलीगढ़ से जब आगरा आप जाते हैं और आगरा जाने के बाद आप अलीगढ़ में एक समाज को ले जाते हैं या फिर आगरा के समाज में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी मैंने आपको लिखा है, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, मूल्यों, आदर्श को अपने व्यवहार में डाल लेता है या अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप डाल लेता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। अब मान लीजिए आप यहां पर हैं, आप रहने वाले कहां के? अलीगढ़ के, और जा कहां रहे? आगरा के। तो अलीगढ़ के समाज को छोड़कर किसके समाज को अपनाएंगे? आप आगरा के समाज को अपनाएंगे। यानी उस समाज के जो भी आदर्श होंगे, जो भी मूल्य होंगे, जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपराएं, धारण, कुछ भी हो, आप अलीगढ़ के समाज को छोड़कर जिस समाज में आप जा रहे हैं उस समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून को अपने व्यवहार में डाल लेना, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है, जब आप एक समाज को छोड़कर किसी दूसरे समाज में जाते हैं तो पहले वाले समाज को छोड़कर दूसरे समाज में जिसमें हम रहने जा रहे हैं उस समाज के अनुरूप हम खुद को ढाल लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा सामाजिकरण कहलाता है। क्लियर है? अब आती है सामाजिकरण के आधार या साधन, सामाजिकरण के साधन। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। किसके साधन है? सामाजिकरण के साधन। अब आपसे ये पूछेगा सामाजिकरण के साधन कितने होते हैं दोस्तों? तो आपको बताना है 2 साधन होते हैं। यानी आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति का सामाजिकरण यानी एक अच्छा प्राणी कौन कौन बना सकता है, तो उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? पहला आपको बताना प्राथमिक, और प्राथमिक का दूसरा नाम हो सकता है मुख्य। अब प्राथमिक के मुख्य कौन कौन से होते हैं तो आपको बता देना, एक होता परिवार और एक होता पड़ोस, और दूसरा कौन सा होता? पड़ोस। अब उसके बाद दूसरा वो आपसे बोलेगा दूसरा कौन सा होता है, तो आपको बताना द्वितीय या गौड़। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला आएगा समुदाय, दूसरा आएगा समाज, नेक्स्ट आएगा विद्यालय, उसके बाद आएगा मित्र मंडली, और उसके बाद आएगा मीडिया। अब यहां से 100% क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। पूछता कैसे है कि 3 वो यहां से लेता और 1 वहां से लेता, और ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का मुख्य साधन है या द्वितीय साधन नहीं है। अब बात यहां पर यह होगी कि जब एक व्यक्ति को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कुछ साधनों को लाया गया, साधनों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में हमेशा 2 लगाने होते हैं, पहला परिवार, दूसरा पड़ोस। इनको छोड़कर टोटल डिक्टो किस में आते हैं? द्वितीय में आते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आता है, फिर उसके बाद पड़ोसी। इन दोनों को छोड़कर वो किसके संपर्क में आएगा? तो समुदाय, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली और मीडिया। अगर वो यहां से 3 लेगा तो एक यहां से 100% लेगा ही लेगा। और मैं आपको ये वाली बात बता ही रहा हूं कि यहां से 100% 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप पूरी तरह से होते हैं। यानी आपको वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक साधन नहीं है या द्वितीय साधन नहीं है, कौन सा द्वितीय साधन है, कौन सा प्राथमिक साधन नहीं है। अब आपसे पूछेगा ही पूछेगा। सामाजिकरण को मैंने पूरा बता ही दिया है कि सामाजिकरण होता क्या है। अब आते हैं सामाजिकरण के आधार। अब आधार का मतलब ये होता है कि कौन कौन सामाजिकरण कर सकता है, कौन कौन सामाजिकरण कर सकता है। तो यहां पर समझने वाली बात दोस्तों ये होगी कि सामाजिकरण कर कौन कौन रहा है। एक बालक का सामाजिकरण कौन कौन कर सकता है। तो पहला हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे परिवार, दूसरा लिखेंगे पड़ोस, उसके बाद लिखेंगे समाज, उसके बाद लिखेंगे मीडिया, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय, फिर उसके बाद लिखेंगे मित्र मंडली,
फिर उसके बाद लिखेंगे संघ, फिर उसके बाद लिखेंगे समूह, यानी बहुत सारे ऐसे हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह होगी कि वह कौन सा साधन है या वह कौन सा तत्व जो एक बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता, यानी उस वाले तत्व को छोड़कर प्रत्येक बालक का समाजीकरण कर सकता है। तो यहां पर आपको नोट डाल के दोस्त ये समझना है, नोट डाल के समझना क्या होगा, देखो नोट डाल के आपको समझना है। वंशानुक्रम व्यक्ति का समाजीकरण नहीं कर सकता, यानी वंशानुक्रम जो होता है, गर्भावस्था में बच्चा अकेला रहता है तो वहां पर समाज का निर्माण कैसे हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का या बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता है, तो आपको बताना है वंशानुक्रम। बाकी वंशानुक्रम को छोड़कर टोटल सब लोग बालक का समाजीकरण करते हैं। मैंने आपको बता दें समाजीकरण किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना है कि जब एक बालक किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में डालता है या उस समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को संचालित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। मैंने आपको पूर्ण रूप से ये बता दी, अगर आप अलीगढ़ के निवासी हैं और आगरा में रहने जाते तो अलीगढ़ के समाज को छोड़कर आप आगरा के समाज को अपनाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा, वो समाजीकरण कहलाएगा। अब आपसे ये पूछेगा कि समाजीकरण के साधन कितने हैं, तो आपको दो प्रकार के बता देना है, प्राथमिक साधन और द्वितीय साधन, यानी मुख्य और गौण। प्राथमिक साधन मैंने परिवार और पड़ोस बताया, द्वितीय मैंने समुदाय, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली और मीडिया बताया। अब मैंने आपसे ये पूछा है कि समाजीकरण एक बालक का किन किन आधारों पर किया जा सकता है, तो मैंने आपको परिवार भी बताया, पड़ोसी बताया, मित्र मंडली बताई है, समाज भी बताया, समुदाय भी बताया है, मीडिया भी बताया, सब कुछ बताएं। लेकिन एक को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता है, तो आपको बताना है बालक का वंशानुक्रम समाजीकरण नहीं कर सकता है। आज की वीडियो में कंपलसरी आपको 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है सीटेट में। समझना आपको ये कि समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, समाजीकरण किसे कहते हैं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वाले चैनल पर आपको पूरी पेडागोजी यानी इंग्लिश की पेडागोजी को छोड़कर बाकी आपको 120 नंबर की पेडागोजी पूरी पढ़ाई जाएगी। मैथ की भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी की भी पढ़ाई जाएगी, ईवीएस की पढ़ाई जाएगी, संस्कृत की पढ़ाई जाएगी। अभी फिलहाल में जो चल रही है वो CDP की चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।